हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। सो आज का हमारा जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। ये लेक्चर ऑलरेडी हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, उसी की कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ 2024, राइट। आज का जो लेक्चर है उसके भी ऑलरेडी इनफैक्ट 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जहाँ पर हमने थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, उनको समझा था। एंड नॉट ओनली जस्ट पॉलिटी, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ईपीएफओ के लिए, राइट, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमी, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट ईपीएफओ के स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं अपने अकाउंटिंग, आपके इंडस्ट्रियल लॉ, सोशल सिक्योरिटी, each and everything is being covered by Avipedia. All we want in return is just you to keep following Avipedia. Avipedia को फॉलो कीजिए और आपके जितने भी ये डाउट्स हैं, जितने भी इनफैक्ट टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, सब कुछ क्लियर होते चले जाएंगे। पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे इफेक्टिवली बहुत अच्छे से कंप्लीट होती चली जाएगी, राइट। सो जस्ट कीप फॉलोइंग Avipedia, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, राइट। सो वन मोर थिंग, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आई सीरियसली रिकमेंड यू टू फर्स्ट वॉच ऑल दोज लेक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर्स को देख के आइए, फिर इस लेक्चर को देखिए, देन थिंग विल मेक मोर सेंस टू यू। क्लियर है? ओके, सो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विच इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। एक फटाफट से क्विक रिविजन, हमने अब तक क्या क्या देख लिया है। What are fundamental rights? I will not be telling you this because ये ऑलरेडी वीडियो में हो चुका है, पहले उसको कवर कर लीजिए, वहीं से देख लेना आपको। हमने देखा था व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको बताया था व्हाट्स ज्यादा व्हाई इज इंपॉर्टेंट, कि व्हाई देयर आर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? फंडामेंटल राइट्स हमने देखा था पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां पर हमने लास्ट वीडियो के अंदर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझा था, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, राइट। इसके अलावा पार्ट 3 के अंदर एज सच देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, या फिर आप 6 क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं उनको। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, राइट 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right, 29 to 30 cultural and educational rights, and the most important fundamental rights article 32 which is the right to constitutional remedies। article 33 34 35 भी आपके fundamental right ही हैं, बट ये जो 6 broader classification कर रखी है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके लिए। क्लियर है? आई थिंक इतना ज़रूर आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ पर हमने कॉम्प्रीहेंसिवली बहुत आराम से और बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को कवर किया और समझा है, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी फंडामेंटल राइट्स, ऑल दिस हैज बीन ऑलरेडी बी कवर्ड। सी दीज आर द 6 क्लासिफिकेशन। यहीं से ना, इनफैक्ट आपको सिर्फ यहीं से ही एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और हमने डिस्कस करी थी कि इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। Right to property was also a fundamental right, right? Right to property was also a fundamental right, but by 44th amendment, 44th constitutional amendment के through, this right was मतलब fundamental right की category से इसको हटा के it was made a legal right under article 300A। एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था एज 300A in part 12, जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को इंसर्ट करा गया था, इसके प्रोविजन को बनाया, मतलब ऐड किया गया था, राइट। सो दिस वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपसे बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज जैसे पूछते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट थी, उसके बाद कौन सा आर्टिकल है और कौन सा राइटर कौन से पार्ट में, ये 4-5 चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है फैक्चुअली, जो अपने को याद रखनी होती हैं। बट डोंट वरी, ज़्यादा ना ऐसे याद करने की चीज़ें होती है ना कि मेरे को याद करना है, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि कोई भी फैक्ट आपको लर्न करना है, फैक्ट रटो। अगर आप अच्छे से चीज़ों को बार बार रिवाइज करते चले जाएंगे, समझ के करते चले जाएंगे, अपने आप ही आपके दिमाग में एंग्रेन हो जाएगी। एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपको चीज़ों को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, राइट। अच्छे से कवर कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिवली समझ के कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक के साथ करिए, अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के चीज़ों को क्रैम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। ओके, इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देता रहता हूँ, अगर आपको वो चाहिए आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। ऑल राइट, सो अब बात करते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक था फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको हम लास्ट में कवर करेंगे, जब फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाएंगे देन वी विल कम ऑन टू इट, बिकॉज देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू।
क्लियर है? ओके, सो आर्टिकल 12 हैज बीन कवर्ड एंड आर्टिकल 13 हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. आर्टिकल 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे. यहाँ से अपना बेसिक स्ट्रक्चर भी निकल के आया हुआ है. इट वॉज बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 13 हैज बीन द फाउंडेशन फॉर दैट, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, उसको अलग से देखेंगे एक वीडियो के अंदर. ओके, सो आर्टिकल 12 कवर हो चुका है. सी देन आर्टिकल 13. आर्टिकल 12 में क्या था बाय द वे, कि जो वर्ड है स्टेट, कि भी जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, सिटीजन्स को मिले हैं, अगेंस्ट हुम द स्टेट, और स्टेट के अंदर कौन कौन से अथॉरिटीज इंक्लूड होती हैं, राइट? तो वो आर्टिकल 12 बताता है आपको. आर्टिकल 13 आपको बताता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, अगर वो वायलेट होए, कोई वायलेट करे, तो उस केस में क्या प्रोविजन है आपके पास, ये आपको बताता है आर्टिकल 13. क्लियर है? राइट? जुडिशियल रिव्यू, बेसिकली डायरेक्टली नहीं लिखा बट इनडायरेक्टली इम्प्लिसिट है इसके अंदर, जुडिशियल रिव्यू. All right, okay, so now let's move on to the topic of the day, which is the right to equality, article 14 to article 18, right? अब बात करते हैं इन आर्टिकल्स की. जब आप इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी क्यों आर्टिकल 14 to 18 को इक्वालिटी के अंदर डाला गया, और इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं 19 to 22, और हर किसी कैटेगरी डिफरेंट क्यों है. उनके प्रोविजन को समझने के बाद आपको समझ में आएगी चीज़ कि वाई इज इट सो, राइट? ओके, सो एंड वन मोर थिंग, आर्टिकल 14 भी बाय द वे हमने एक ओवरव्यू जरूर देखा था कि आर्टिकल 14 के अंदर दो चीज़ें आती हैं. इन द लास्ट लेक्चर वी कवर्ड कि अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, इसके अंदर देयर आर टू प्रोविजंस. वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, अदर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. हमने इसको भी समझा था उस दिन लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर लिया जाए. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कि नो स्पेशल प्रिविलेजेस, एज सिंपल एज दैट. इन वन लाइन you should understand, no special privilege to anyone, no special privilege to anyone. Everyone is equal in front of law, everyone is equal in the court of law, in the court of law, right? This is EBL, equality before law. एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर भी, उनको अच्छे थोड़ा सा कवर करेंगे, अभी देखेंगे. बट व्हाट इज दिस बेसिकली, ये आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि नो स्पेशल प्रिविलेज. कोर्ट के आगे फिर चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई हो, एक्सेप्शन के अलावा जनरली सबको बराबर ट्रीट किया जाता है. सबको बराबर तरीके से ही पनिश किया जाएगा, या फिर कन्विक्ट किया जाएगा, या फिर गिल्टी ट्रीट, मतलब फ्री भी कर सकते हैं, मतलब जो भी है, बट सबको इक्वल ट्रीट करेंगे. स्पेशल प्रिविलेज कोर्ट किसी को भी नहीं देगा, सब बराबर है उनके आगे, राइट? सिर्फ जो आपका लॉ है, लॉ इज सुप्रीम, राइट? लॉ इज सुप्रीम, ये चीज है. पीपल नहीं, लॉ सबसे ऊपर है. क्लियर है? ये है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ. एंड देन व्हेन इट कम्स टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी आर्टिकल 14 का ही पार्ट है. इक्वल प्रोटेक्शन को आप सिंगल अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो वो है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. कि जो भी बंदे सिमिलर सर्कमस्टांसिस में हैं उनको इक्वल ट्रीट करना है, लेकिन अगर आप डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में हैं तो उनको आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते. बट सिमिलर सिनारियो वाले बंदों को इक्वल ट्रीट करना है. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था डिफरेंटली एबल्ड पीपल का, कि अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पीपल है और इट इज अ नॉर्मल सिटीजन लाइक हु इज नॉट डिफरेंटली एबल्ड, तो आप उन दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते. बट टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द सेम फिजिकल प्रॉब्लम, उन दोनों को, राइट, यू हैव टू ट्रीट इक्वल. उन दोनों के अंदर पार्शियलिटी नहीं कर सकते, कोई बायसनेस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इन सेम सर्कमस्टांसिस. बट डिफरेंटली एबल्ड और नॉन डिफरेंटली एबल्ड के अंदर सेम सर्कमस्टांसिस नहीं है, तो डिफरेंटली एबल्ड को स्पेशल प्रिविलेजेस देने पड़ते हैं. ये मीनिंग होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भाई लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. जो लाइक सर्कमस्टांसिस में है, जो सिमिलर सर्कमस्टांसिस में है, उनको सिमिलर ट्रीट करना है, बट जो डिफरेंट में है उनको डिफरेंट ट्रीट करना है. ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, राइट? एक सेकेंड, जस्ट लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग. ऑल राइट, ओके. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट.
मुझे याद कैसे रखता है, अगर ट्रिक बताऊं तो आपको यहाँ पे वर्ड है बी से ब्रिटिश, ऐसे याद रह जाता है। कुछ निमोनिक दिमाग में बैठ जाते हैं, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना चाहिए, जहाँ निमोनिक बने बना दो, राइट। चीज़ें याद होनी चाहिए, अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका ऑब्जेक्टिव है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ इससे बड़ा हमें नहीं करना, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। एग्जाम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन एक करेक्ट आंसर करने हैं, मार्क्स सिक्योर करने हैं, इंटरव्यू क्लियर करना है, ऑफिसर बनना है, अपनी लाइफ अच्छे से सेट करनी है, दैट्स इट। ये अपना टारगेट है, कोई पीएचडी करने का टारगेट नहीं है। तो अकॉर्डिंगली पढ़ा करिए, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, स्मार्टली और इफेक्टिवली। क्लियर है? तो ओके, सो ईपीएल इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट, whereas EPL, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट इज एन अमेरिकन कंसेप्ट। ये क्या है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, व्हेन इट कम्स टू EPL, इट इज व्हाट? इट इज नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव इन नेचर है ये। नेगेटिव क्यों है? जब भी चीजें आपको कुछ ना कुछ करने से रोकें, जहां पर किसी पे स्टे लगाया जा रहा है, बैन लगाया जा रहा है, लाइक यहां पर हम बात करें नो स्पेशल प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रिविलेज हटा रहे हो आप, राइट? ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है इसीलिए करा जा रहा है वो, बट हो क्या रहा है यहाँ पर कि आप किसी भी चीज़ का नेगेटिव एब्सेंस करा जा रहा है, हटाई जा रही है चीज़ें, तो वहाँ पर आपका नेगेटिव कोनेशन बनती है, नेगेटिव कंसेप्ट में ट्रीट होता है वो। वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट। इट इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पर आप चीज़ें प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो कि भाई जो इक्वल सर्कमस्टांसिस में नहीं है उनको कुछ, जो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस प्रोवाइड करी जाए, तो वो इक्वालिटी ही है, वो इनइक्वालिटी नहीं है, बिकॉज वो इक्वल सर्कमस्टांसिस में नहीं है। तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, वेयर एज EPL इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इसको याद ध्यान रखेंगे। समझ लिया होगा तो आई गेस आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार चीज़ें से समझ ली तो याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, अपने आप चीज़ें हो जाती हैं, राइट? सो दिस वाज आपका आर्टिकल 14, राइट? अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सेप्शंस की, राइट, तो वो देखते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाए, राइट, कि व्हाट इज द डेफिनेशन से? इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट, सी द वर्ड स्टेट हियर, आई होप आपको स्टेट वर्ड यहाँ पे समझ में आता है कि स्टेट के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है। आर्टिकल 12 में हमने देखा था, वो सारे के सारे स्टेट के अंदर डिफाइंड है। दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India, right? The concept of equality of law is borrowed from the British Constitution and connotes, right? Equality of law as such, आपका ब्रिटेन के अंदर ना आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट इनफैक्ट वो लॉ को, उनके लिए रूल ऑफ लॉ इज प्राइम ऑब्जेक्टिव। इनफैक्ट जब हमारे ब्रिटिश एरा इंडिया के अंदर जब यहाँ पर रूल कर रहे थे वो, तब भी वो लॉ को बहुत ऊपर रखते थे। दैट इज़ द रीज़न कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अगर वो लॉ की जुडिशरी के मेथड से अपने आप को कुछ प्रूव कर दे, राइट, तो वो मानते भी थे उसको, एक्सेप्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको, क्योंकि रूल ऑफ लॉ उनके लिए सुप्रीम था, उससे ऊपर उनके लिए कुछ नहीं था, राइट? तो इक्वालिटी ऑफ लॉ भी क्या कह रहा है? रूल ऑफ लॉ सुप्रीम मान रहे हैं वो, तो वो इसलिए हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया हुआ है। ओके, इट कनोट्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, सी इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, राइट? इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी, ईच एंड एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ लॉ। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, राइट? नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम। भाई कानून से ऊपर कुछ नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है। No person is above the law. Okay. Next, the concept of equal protection of law. See, equal protection of law क्या कह रहा है? It is borrowed from the American Constitution, right? अभी देखा हमने, EPL हमारा कहाँ से है? American Constitution से borrowed है। The equality of treatment under equal circumstances. All those who are under equal circumstances will be treated equally. The similar application of the same laws to all persons. Right, the similar application of the same laws to all the persons. The like should be treated alike without any discrimination. Clear है? आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? Yes or no? Okay. So now see here, हमने सब देख लिया, बेसिकली आपकी रिवीजन ही हो रही एक तरीके से। अब दोबारा, equality before law is a negative concept, implying that the absence of any special privilege in favor of individuals and the equal subject of all classes to the ordinary law, right? Okay. Equal protection of the law is more positive concept. EPL is a more positive concept, implying equality of treatment in equal circumstances. Both the expressions give common idea is that equal is that of equal justice, right? Like should be treated alike. ये क्या है आपका equal protection of law. Okay.
नाउ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ विच वाज डिवाइस्ड बाय A.V. डाइसी, राइट। ब्रिटिश के ये फेमस आपके लॉयर भी थे, वहीं से कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ डिफाइंड है। इंडिया के अंदर ना इन तीन में से दो फीचर एक फॉलो होते हैं, तीसरा नहीं होता। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ द लॉ, यस दिट इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया। Equality before law, that is equal subjection of all citizens to the ordinary law of the land, yes this is also followed. And third one, the primacy of the rights of the individual, that is constitution is the result of the rights of the individual as defined and enforced by the courts of law rather than the constitution being the source of the individual rights. ये इंडिया के अंदर लाई नहीं करता। ये क्या कह रहा है, राइट, कि होता क्या है ना, ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम है वहाँ पर, राइट। ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम है, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो पीपल ऑफ इंडिया है, वहाँ पर ऐसा नहीं फॉलो होता। तो दैट इज़ द रीज़न ये हमारे यहाँ पे इंप्लाई नहीं होता। आपको क्या ये चीज़ सारी याद रखनी है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूल ऑफ लॉ डिवाइस्ड बाय A.V. डाइसी, क्या ये कंप्लीटली फॉलो हो रहा है? एज सच के तीनों प्रोविजन नो, दो फॉलो होते हैं, सारे नहीं होते। आपको अपने इक्वालिटी बिफोर लॉ जो पहले हमने समझा वही दिमाग में रखना है, उसी को समझना है अच्छे से, दैट्स इट। क्लियर है? ओके, सो नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शंस क्या क्या है आपके लिए, राइट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नर्स एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज लाइक नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नो अरेस्ट, नॉट आंसरेबल टू सर्टेन कोर्ट्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो अपने प्रेसिडेंट और एट द सेम टाइम हमारे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर साहब, इन दोनों को कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। पहली इम्यूनिटी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के केस में, इनके अगेंस्ट एज बीइंग द प्रेसिडेंट, जब तक ये प्रेसिडेंट के ऑफिस में है, बीइंग द प्रेसिडेंट या सेम दैट गवर्नर, इन्होंने जब प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो भी एक्शंस लिए होंगे, प्रेसिडेंट बीइंग द ऑफिस मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट, उन्होंने जो भी एक्शंस लिए होंगे, उन एक्शंस के अगेंस्ट नोबडी कैन फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम इन द कोर्ट, राइट। नॉट फॉर नाइदर फॉर द प्रेसिडेंट एंड दिस नॉर फॉर द गवर्नर एज वेल, इनके अगेंस्ट आप क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकते। ये इनको आर्टिकल 14 के अंदर एक्सेप्शन मिला हुआ है, एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है एक तरीके से अंडर आर्टिकल 14। सिविल केस की जब बात आती है तो सिविल केस अगर आपको फाइल करना है इन दोनों के अगेंस्ट, तो उस केस में भी आपको पहले एटलीस्ट 2 मंथ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाइल कर पाओगे। आ रही बात समझ में? सेम प्रेसिडेंट के केस में भी, गवर्नर के केस में भी ये एक्सेप्शन मिली हुई है अंडर आर्टिकल 14 टू बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दिस वाज द फर्स्ट वन। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, राइट, ऑफ अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आपकी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी पार्लियामेंट की रिपोर्ट जो है वो अगर बाहर पब्लिश कर दी जाए, कोई पार्लियामेंट ने रिपोर्ट करी, रिलीज़ करी, और उसको अगर कोई बंदा आपकी न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कर दे, राइट, न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कर दे, तो उसको आप केस की रूल मतलब उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते। दैट इज़ द थिंग। तो वो भी एक्सेप्शन मिला हुआ है एक। क्लियर है? तो ये भी अंडर आर्टिकल 14 ही मिला हुआ है। नेक्स्ट, no MP or a member of state legislature shall be liable to any court proceedings in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee. Member of parliament या state legislature के जो member MLAs, वो पार्लियामेंट के अंदर ड्यूरिंग द डिस्कशंस वहाँ पर अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं, वो कुछ भी उन्होंने बोला, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सटर्नल पर्सन मतलब पार्लियामेंट के बाहर कोई भी नॉर्मल सिटीजन उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग कि इसको पार्लियामेंट का अंदर का मामला मांगा जाता है, पार्लियामेंट खुद एक्शन लेगा, वहीं पे जो स्पीकर बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे, कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते उस बंदे MP या MLA को। आप जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला, सेशंस के अंदर बोला, उसके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। उनको ये इम्यूनिटी मिली हुई है, ये प्रिविलेज उनको मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। 105 में MP को मिला हुआ है, 194 में MLAs को मिला हुआ है। आ रही बात समझ में? यस और नो? Article 31C is a huge exception to Article 14 and provides that laws made by a state for implementing the directive principles contained in Article 39B cannot be challenged on the ground that they are violative of Article 14। इस वाले प्रोविजन को हम आर्टिकल 31 में ही देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेसिकली, आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14।
इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि वेर एज जहाँ पर भी आर्टिकल 31C आता है वहाँ पर आर्टिकल 14 चला जाता है। तो इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, इसको अब आगे ही करेंगे जब आर्टिकल 31 आएगा, देन वी विल एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। अभी के लिए इसको होल्ड पे रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, द फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं बाहर से रह रहे हैं, यूएनओ के जो मेंबर्स हैं, वो भी जो भी डिप्लोमेट्स वगैरह भेजते हैं उनको भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है, उनके अगेंस्ट भी कोई सिविल प्रोसीडिंग्स या क्रिमिनल केसेस नहीं फाइल किए जा सकते, राइट। आ रही बात समझ में। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14। आई होप ये ज़रूर समझ में आया होगा आपको। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट है आपको, कोई भी क्वेरी है आपके, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोविजन समझ में नहीं आया हो आर्टिकल 14 का, 12 का, 13 का, फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, बट एग्जाम रेलिवेंट हो, टॉपिक रेलिवेंट हो, इतना जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे टाइम पास कोई भी नहीं कर रहा, सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं आपके कवर के लिए, एंड आई होप कि आप भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। थोड़ा सीरियस ही रहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार ऑफिसर बन गए फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ ज़रूर आपके हाथ में आती है, बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट। ऑफिसर बनने के बाद जब अगर आपको एग्जाम क्लियर कर दो, स्पेशली लाइक एन एग्जाम ऑफ EPFO, एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब, ग्रेड A लेवल की जॉब आप क्लियर कर दो, तो एक आपका खुद के अंदर का जो कॉन्फिडेंस भी होता है ना, वो भी बहुत उसको बूस्ट मिलता है, उसको बूस्ट मिलता है। आपको करियर के अंदर स्टेबिलिटी आती है, एक सोशली भी आपकी थोड़ी वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसका कोई डिनाइल नहीं है। आपकी डेफिनेटली आपको सोसाइटी के अंदर एक चेंज अपने आप के लिए देखने को मिलेगा। द वे पीपल विल बी ट्रीटिंग यू, यू विल योरसेल्फ भी फील इट दैट दे आर ट्रीटिंग यू नॉट डिफरेंटली। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कुल मिला के, राइट। सो दैट इज़ अ थिंग, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूर होता है, एंड यू शुड कीप दैट इन माइंड। बट प्रिपेयर करते रहिए, आपका मेन जो आपका फोकस सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, पढ़ाई ही काम आती है सबसे ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप जितनी सेल्फ स्टडी स्मार्ट स्टडी से करेंगे सब कुछ, वहीं आपके अल्टीमेटली काम आएगी। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, नॉर्मल लेते हुए अपनी पढ़ाई को करना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। ओके, so these are the things. Now let's move on to the next fundamental right, which is article 15. We will try to cover it as much as possible, otherwise do it in the next lecture. आज एक ओवरव्यू जरूर देख लेते हैं जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, राइट। ओके, जस्ट अ सेक। ओके, सो आर्टिकल 15 को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इलेक्शन हुए, राइट। इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट खड़े हुए 4 कम्युनिटीज से, फॉर MP के लिए जो 4 कम्युनिटी से खड़े हुए, लेट्स से आपकी हिंदू कम्युनिटी, बाय द वे इट इज जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट एनी, ठीक है। OBC कम्युनिटी से या फिर SC कम्युनिटी से एंड व्हाट नॉट, 4 कम्युनिटी से बंदे खड़े हुए, ठीक है। एंड लेट्स सी होप कि भाई SC कम्युनिटी, ठीक है, SC कम्युनिटी का जो कैंडिडेट था ही वॉन द इलेक्शन। सो अब क्या हो, मान लो कि अगर ये बंदा जो जीता इलेक्शन, जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, लेट्स से हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, आपके स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स, बाय द वे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के रेस्टोरेंट्स भी होते हैं इवन, ठीक है। यहाँ पर ये बंदा बोल दे कि ओनली द पीपल बिलोंगिंग टू SC कम्युनिटी, राइट, सिर्फ अगर ये बोल दे ऐसा कि ओनली द पीपल बिलोंगिंग टू SC कम्युनिटी कैन एक्सेस दिस हॉस्पिटल एज वेल एज दिस द स्कूल, और किसी भी कम्युनिटी को अलाउ ना करे वो, राइट। तो डोंट यू थिंक दैट इट विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी के अगेंस्ट जाएगी ये चीज? यस और नो? यस, डेफिनेटली जाएगी। तो इस टाइप के प्रोविजंस को अवॉइड करने के लिए ही आर्टिकल 15, इवन आर्टिकल 16 भी इसी प्रोविजन के लिए आया है कि ऐसा कुछ ना कर सके। दैट इज द रीजन आर्टिकल 15 की अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो क्या बोलती है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया है आर्टिकल 15 ने कि भाई नहीं कर सकते आप डिस्क्रिमिनेट, राइट। इंपॉर्टेंट प्रोविजन में यहां पर पॉइंट्स क्या है कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राइट, दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 4 प्रोविजंस के बेसिस पे इन 5 प्रोविजन के बेसिस पे स्टेट, यहां पर स्टेट को बोला गया, स्टेट वही आर्टिकल 12 वाला, दैट द गवर्नमेंट बेसिकली कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ आइदर रिलीजन,
और रेस और कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यस और नो, इसके अलावा किसी भी बेस पे कर सकते हो डिस्क्रिमिनेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई हैवी ट्रक है, राइट, हैवी ट्रक है, उसका दिन में बैन कर रखा होता है नॉर्मली हर सिटी के अंदर कि आप जो हैवी ट्रक्स हैं उनको डे लाइट के टाइम के अंदर आप सिटी के अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर से बाईपास के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो क्या उस केस में वो हैवी ट्रक वाला बंदा आ जाएगा, भाई मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप बाकी व्हीकल्स के लिए? तो कहेंगे भाई, स्टेट कहेगी बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमें अलाउड है, बिकॉज आप जो 5 कैटेगरी है, रेस आपकी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की, इसमें से हमने किसी भी प्रोविजन के ऊपर आपके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी, इनके बाहर है वो, तो हम डिस्क्रिमिनेट आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैलिड है, आपको अपना ट्रक चुपचाप बाहर से लेके जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए आर्टिकल 15 को प्रोवाइड किया गया है। यस यस, डेफिनेटली इसके अंदर भी एक्सेप्शंस है, बट बिफोर दैट लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth, right? Here the prohibition of discrimination is in terms of access to shops, public restaurants, hotels, place of public entertainment or the use of wells, tanks, roads and other public places maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of general public. आई बात समझ में? yes or no? right? सो दिस वॉज आर्टिकल 15। आज के लिए इतना ही कवर करेंगे, इसके आगे आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 को भी डिटेल में कवर करेंगे अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही था। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बट जस्ट बिफोर एंडिंग आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद यू विच इज अबाउट द कंप्लीट कोर्स विच इज लॉन्च्ड बाय अभिपीडिया। ये कोर्स ऐसा कोर्स है बाय द वे जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस टाइप की टिप्स और ट्रिक्स और एफिशिएंट मैनर में कैसे प्रिपेयर करना है, all these things are covered under this course, right? So first, before telling you, let me show you the course, right? Just give me a sec. Okay, so this is the EPFO 2024 course launched by Abipedia. सब कुछ है एक ही जगह पर। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ EPFO। एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपके वेब नोट्स, आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट, इवन टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज, फ्री डाउट सेशंस एंड द बिगेस्ट थिंग इज मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही है। जब बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर आपको छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी, आपको चीज़ें कैसे एफिशिएंट में प्रिपेयर करनी है, हमारी प्रिपरेशन सही तरीके से जा रही है नहीं जा रही, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट। द रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर दिस कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नीचे में आ जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, साथ में सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। It is a must recommended course if you want a comprehensive preparation for your EPFO and you want a guaranteed selection. Then this is a must go course for you. You can subscribe onto this course by clicking on the registration link provided in the description box, and the support number is also provided beside that, where you can call on to get any query resolved of yours, right? So with all this information, now I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.